आई गेस सभी आ गए हैं. So in today's lecture we will discuss about ancient India. Like हम पढ़ेंगे इंडस वैली सिविलाइजेशन, बट बिफोर इंडस वैली सिविलाइजेशन हम देखेंगे कि कैसे ह्यूमंस इवॉल्व हुए फ्रॉम स्टोन एज टू इंडस वैली सिविलाइजेशन. ओके, सबसे पहला आता है ह्यूमन एवोल्यूशन. सो अगर हम ह्यूमन एवोल्यूशन को देखें तो उसको हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, पेलियोलिथिक, मेसोलिथिक एंड नियोलिथिक एज. तो स्टोन एज का मतलब होता है, जैसे हम लेमैन लैंग्वेज में बोले आदि मानव, जो हमने अपने स्कूल डेज में पढ़ा हुआ है. सो दैट इज स्टोन एज पीपल. तो वहां से ह्यूमन इवॉल्व हुए. सो इट इज बिलीव दैट जो अर्थ का एज है इट इज अराउंड 4600 मिलियन ईयर्स ओल्ड. अर्थ की एज है. एंड सिंस द एज ऑफ अर्थ टू द अपीयरेंस ऑफ होमो सैपियंस, ये पूरे टाइम को हमने डिवाइड किया है 2 पार्ट्स में. फर्स्ट इज आइस एज एंड द सेकंड इज पोस्ट आइस एज. आइस एज के टाइम पे द होल अर्थ वाज सराउंडेड विद आइस, बट ग्रेजुअली बिकॉज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग एंड टेम्परेचर राइज, ये जो आइस था ये मेल्ट होके ये सारे जो ग्लेशियर्स है ये मेल्ट हुए एंड दे बिकेम रिवर्स. और एट दैट टाइम सबसे पहले जो ऑर्गेनिजम्स इवॉल्व हुए, लिविंग ऑर्गेनिजम्स इवॉल्व हुए ऑन अर्थ, दे वर फ्लोरा एंड फौना. एंड लेटर ये धीरे धीरे ह्यूमन बींग्स भी, हमें सबसे पहले जो एग्जिस्टेंस मिलता है ह्यूमन बींग्स का दैट इज होमो. स्टोन एज के फाइनल जब लेटेस्ट स्टोन एज था पीरियड, उस टाइम पे हमें मिलता है होमो सैपियंस का 11.6 लाख ईयर्स अगो. ये अपीयरेंस ऑफ होमो सैपियंस था. इसके पहले होमो इरेक्टस भी आए थे, एप्स थे. सो डिफरेंट यू कैन से द एवोल्यूशन ऑफ मैनकाइंड हैज अपीयर्ड. तो इस चीज को हम पढ़ेंगे ब्रीफली. सबसे पहला, इस ओल्ड स्टोन एज को हम पेलियोलिथिक एज भी कहते हैं, बिकॉज पेलियो का मतलब होता है ओल्ड एंड लिथिक वर्ड का मतलब होता है स्टोन. So hence it is old stone age. So it was around 2.6 million years ago ये चीज exist किया था. और इसकी 3 divisions अभी तक हमने देखे हैं. Paleolithic, that is old stone age. इस टाइम पे जो उस समय के जो human beings थे, they started using stone as a tool. और इनका जो मेन they were dependent on food. जिस चीज के लिए dependent थे it was hunting. So they used to hunt deers, they used to hunt wild animals and they were dependent on food. ये जो era था it was around 2.5 million years ago to 10,000 BC. ये सबसे पहले ये Paleolithic age का era था. Next आता है Mesolithic age. इस time पे again they used to hunt for their food. Now they knew the art of making bows, एरोज, टूल्स, डिफरेंट टूल्स बनाते थे. ये स्टोन को शार्प करके टूल बनाते थे और उसका यूज करते थे फॉर हंटिंग ऑफ वाइल्ड एनिमल्स. सो दिस एरा, ये जो टाइम है इट इज अराउंड 9000 BC से 8000 BC का ये टाइम है. इस टाइम पे उन्होंने अगेन डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स भी शुरू कर दिया था. सो दे वर डिपेंडेंट ऑन domesticated animals also for their milk, for wool, for wool, for और else अगर उनको सेफ्टी के लिए चाहिए हो तो डॉग्स को भी वो रखते थे so that वो वाइल्ड एनिमल से बच के रहे. So इस तरह से वो डोमेस्टिकेट करते थे. Now next is Neolithic age, जिसको हम न्यू एज भी कहते हैं, न्यू स्टोन एज. Now इस टाइम पे they have started doing farming. अर्लियर हमने देखा कि they were डिपेंडेंट ऑन हंटिंग, वाइल्ड एनिमल्स पे वो डिपेंडेंट थे और वो हंटिंग क्या करते थे. बट इस टाइम पे दे हैव स्टार्टेड डूइंग फार्मिंग. और ये जो पूरे जो तीनों जो स्टोन एज के टाइम पीरियड है इसके हमें एविडेंसेस मिले हैं. कई सारे रॉक केव्स हैं जिसमें इनकी पेंटिंग्स हैं. तो द बेस्ट एग्जांपल इज मध्य प्रदेश में भीमबेटका केव्स, जहाँ पे इनकी रॉक पेंटिंग्स मिली हैं. इससे हमें उनके बारे में पता चलता है. If you see the paintings, ये भीमबेटका केव्स की पेंटिंग्स हैं. In the first painting you can see they are hunting deer with bows and arrows. In second painting you can see
they are doing farming with plow, handmade plow hai, wooden plow, and with the use of bullock cart. And in the third painting, you can see they are doing dance and music. So I think they were well acquainted with music and dance also. So I have a small video on this कि उनकी paintings कैसी थी. ये हिस्ट्री चैनल पे हमने लिया हुआ है. You please see the video. तो आई गेस आपको लेक्चर समझ में आ गया होगा कि कैसे वो उस टाइम पे पेंटिंग किया करते थे और अभी तक वो पेंटिंग्स इंटैक्ट है. सो वी विल मूव ऑन टू इंडस वैली सिविलाइजेशन. तो सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सिविलाइजेशन. सो सिविलाइजेशन का मतलब होता है एनी सोसाइटी which has its own highly cultured way of life. So basically इसमें सबसे important चीज है कि they should be able to read, write, speak any language. So ये सबसे important चीज है. So this civilization consists of urban development and social satisfaction also. और कोई government form भी होना चाहिए. So this overall is ये जो पूरा जो system है उसको कहते हैं civilization. तो अभी तक हमने जो देखा स्टोन एज के लोग थे, दे वर नॉट सिविलाइज्ड, दे डिडंट यूज टू स्पीक, दे डिडंट यूज टू राइट और दे डिडंट यूज टू वेयर क्लोथ्स. बट इस टाइम पे इंडस वैली के टाइम पे जो सिविलाइजेशन है ये काफी कल्चर्ड था एंड काफी वेल डेवलप्ड था. तो इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे. So Indus Valley civilization, as we discussed earlier also in our lecture, कि Indus Valley civilization को Indus Valley civilization इसलिए बोला जाता है because ये Indus River के banks पे था and it was around 2500 BC में ये civilization flourish किया था and it ended in 1750 BC. इसको हड़प्पन civilization भी बोलते हैं because Harappa was the first city which was excavated in 1920. So इसके पहले 1853 में there was a British engineer. वो British Army का engineer था. His name was Alexander Cunningham. He first found a Harappan seal, but he could not decipher it. उसको पता नहीं चला कि what was written on it. So later on in 1920, under the supervision of Dayaram Sahni, Harappan city was excavated and पूरा ये जो civilization है, this came out. इस civilization को bronze civilization भी बोलते हैं because उस time पे they knew the art of making bronze. Again, bronze एक alloy है which is made up of copper and tin. Around 20 to 12.5% इसमें कॉपर होता है एंड रेस्ट इज टिन. तो उस टाइम पे अगर आप हड़प्पा जो देखो, आप हड़प्पा सिटी अभी पाकिस्तान में आती है, तो हड़प्पा में कोई ऐसा माइंस नहीं थे कॉपर के ना ही टिन के. सो दे यूज्ड टू कैरी कॉपर फ्रॉम खेतरी माइंस ऑफ राजस्थान एंड दे यूज्ड टू टेक टिन फ्रॉम अफगानिस्तान. इस तरह से हड़प्पन जो थे वो ब्रॉन्ज बनाना जानते थे. तो इससे आपको ये भी पता चलता है कि they were having the knowledge of metallurgy, they were having the knowledge of smelting. जो मेटल को मोल्ड करके कैसे मिक्स करके अलॉय बनाना है, they knew this art. इसलिए हड़प्पन्स को काफी एडवांस भी कहा जाता है. अगेन ये जो सिविलाइजेशन था, इट वाज कंटेम्पररी टू इजिप्ट एंड मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन, बट उनके कंपैरिजन में ये काफी वाइड स्प्रेड था एट दैट टाइम और काफी एडवांस भी था. आगे भी हम देखेंगे कि कैसे ये इजिप्शियन सिविलाइजेशन से डिफरेंट था एंड ज्यादा एडवांस था. सेकेंड जो सिटी थी इंडस वैली सिविलाइजेशन की, इट वाज मोइनजोदाड़ो. ये जो काफी इंपॉर्टेंट सिटी थी. नाउ अगेन ये उसका ऑफिशियल नेम है मोइनजोदाड़ो. ऐसा पर्टिकुलर उस प्लेस का एक्चुअल नेम क्या था ये किसी को नहीं मालूम है. मोइनजोदाड़ो इज अ सिंधी वर्ड. इसका मतलब होता है द माउंड ऑफ डेड, यानी कि जहां पे ग्रुप ऑफ डेड पीपल मिले हों, उसका मतलब सिंधी ये वर्ड है. बाकी जो साइट्स हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन की, ये इंडिया में है, पाकिस्तान में है, अफगानिस्तान में है. सो ये जो सारी साइट्स आप देख रहे हो, चान्होदारो, मोइनजोदाड़ो, लोथल, ये अगेन इंडिया में है, गुजरात में. कालीबंगन ये राजस्थान में है. सो बाकी जितने भी साइट्स हैं, इस साइट्स को आपको पढ़ना है and you have to keep in mind इन सभी साइट्स पे क्या क्या एक्टिविटीज होती है, बिकॉज इन यूपीएससी दे
डू आस्क क्वेश्चंस फ्रॉम दीज साइट्स कि ये साइट्स क्या इंडस वैली की साइट है, आपको कुछ साइट्स दे दी जाएंगी, ये इंडस वैली की साइट है या नहीं। अगेन किसी साइट के बारे में इंफॉर्मेशन होगी, लाइक यहाँ पे कौन सी एक्टिविटी होती है, एंड यू हैव टू फाइंड आउट कि वो कौन सी साइट थी। सो जो भी इस पे डिफरेंट डिफरेंट साइट्स है इंडिया की, पाकिस्तान की, अफगानिस्तान की, वो सारी आपको याद रखनी है। अगेन आई हैव अ वीडियो, नेशनल ज्योग्राफी का ये वीडियो है जिसमें ब्रीफली उन्होंने एक्सप्लेन किया है इंडस वैली सिविलाइजेशन को। So we will move on to the हड़प्पन कल्चर. What were the distinctive features? जैसे आपने वीडियो में भी देखा, उन्होंने briefly explain किया है about Indus Valley civilization. So इसके कुछ distinctive features थे जो दूसरे civilizations से इसको अलग करते थे. One by one we will see. The first was the development of urban centers. Now Mohenjo-daro and Harappan were the cities जो काफी डेवलप थे एंड अर्बन सेंटर्स थे। उनको ऐसा माना जाता है शायद ये कमर्शियल्स के लिए यूज किया जाता था। इसके अलावा गनेरीवाल, लोथल, धोलावीरा, कालीबंगन, राखीगढ़ी, रोपड़, ये सारे सेंटर्स थे। सो अर्बन सेंटर में सारी एमिनिटीज होती थी एंड इट वाज मेनली बिलीव फॉर द मर्चेंट एक्टिविटीज और बिजनेस के लिए ये यूज किया जाता था। सेकेंड इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, द टाउन प्लानिंग। जैसा आपने वीडियो में भी देखा, टाउन प्लानिंग में देखो तो आप सिटी को दो पार्ट्स में डिवाइड किया था, दो सेक्शन थे सिटी के। फर्स्ट वाज सिटाडेल और एक्रोपोलिस एंड सेकंड वाज लोअर टाउन। सिटाडेल जो है, इट वाज एक ऐसा एक कंस्ट्रक्शन होता था विच वाज अबव द ग्राउंड फ्लोर, ग्राउंड लेवल से उसकी हाइट ज्यादा होती थी। ये इसलिए भी होता था क्योंकि जो हड़प्पन सिविलाइजेशन था वो रिवर के बैंक्स पे था, तो शायद वो सोचते होंगे कि फ्लड आ जाएगा, डिस्ट्रक्शन ना हो जाए, इसलिए ये सिटाडेल जो कंस्ट्रक्शन था इट वाज अबव द ग्राउंड लेवल। एंड इसको ऐसा मानते हैं कि शायद ये रूरल क्लास लोगों के लिए था। इट वाज मेनली ऑक्यूपाइड बाय रूलिंग क्लास पीपल। इट वाज फोर्टिफाइड ऑल्सो। फोर्टिफाइड का मतलब होता है उसके आजू बाजू किला बंदी जैसा करना, ब्रिक्स का किला जैसा बनाना, वॉल बनाना। सो ये भी अगेन इंडिकेट करता है कि शायद फ्लड से बचने के लिए या एनिमीज से बचने के लिए वो फोर्टिफिकेशन करते होंगे। नाउ ये जो पूरा कंस्ट्रक्शन दिखा है सिटाडेल का, इट इज मेनली मेड अप ऑफ स्टोन्स, मड एंड बर्न्ड ब्रिक्स। बर्न्ड ब्रिक्स जो ब्रिक्स बनाते हैं उसके बाद उसको ड्राई करके, सन ड्राई करके अगेन उसको फायर के साथ हीट किया जाता है, दैट इज बर्न ब्रिक्स। द नेक्स्ट वाज लोअर टाउन। लोअर टाउन वाज ऑन द ग्राउंड फ्लोर, ये ग्राउंड लेवल पे ही होता था एंड इट वाज इनहैबिटेड मेनली फॉर कॉमन पीपल, ये कॉमन लोगों के लिए होता था। अगेन द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो उनको पता चली थी हिस्टोरियंस की, कि सिटाडेल जो था वहां पे नंबर ऑफ हाउसेस भी कम थे, लार्ज नंबर ऑफ उसका जो एरिया होता था वो बड़ा होता था, यानी लार्ज हाउसेस एंड नंबर ऑफ हाउसेस कम होते थे एज कंपेयर टू लोअर टाउन जो काफी डेंसली पॉपुलेटेड था। सो वहां पे उनको ज्यादा नंबर ऑफ हाउसेस मिले हैं एंड स्मॉल हाउसेस मिले हैं। सो इससे ये भी पता चलता है कि सोसाइटी में कुछ एक डिमार्केशन था बिटवीन रूलिंग क्लास एंड कॉमन पीपल। The houses of lower town were made up of muds and bricks. Burnt bricks again यहाँ पे use होते थे। Now this is a very distinctive feature. Domestic architecture उस समय का कैसा था? Like in the video you have seen, they were having a grid-like construction. Grid-like construction कैसा होता है? अगर आप इस तरह का कंस्ट्रक्शन होता है, every house is at right angle. This is a grid. Houses will be located here, 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 and in between roads are running. So if I in between ये जो है, यहाँ पे roads move करती है, जैसा हमारा अभी होता है स्मार्ट सिटीज होती है या सेक्टर जो सिटीज होती है वहां पे। सो एवरी हाउस इज एट राइट एंगल।
एंड इन बिटवीन जब रोड्स होती हैं तो ये फैसिलिटेट करता है प्रॉपर वेंटिलेशन को, इसलिए ये यूज होता था। अगेन एवरी हाउस वाज हैविंग इट्स ओन कोर्टयार्ड। कोर्टयार्ड यानी आपने गांव के घरों में देखा होगा आंगन होता है। सो अगेन ये चीज फैसिलिटेट करता है प्रॉपर वेंटिलेशन को। Then they were having bathrooms in every house. Each house was having its own bathrooms with proper drainage facility, और ये drainage जो clay pipes से through जाती थी and main drainage system को connect करती थी. Now the size of bricks, if you find, is uniform throughout the different sites of this culture. आप कोई भी site देख लो हरप्पन civilization का, हर साइड पे आपको जो साइज ऑफ ब्रिक्स है वो यूनिफॉर्म मिलेगा। 1:4 का रेशियो होता है, उस टाइम पे था। सो ये सारी चीजें बताती है कि एट दैट टाइम टाउन प्लानिंग एक मेजर फैक्टर था विच एग्जिस्टेड, और उनके अंदर एक प्रॉपर एंड बहुत स्ट्रॉन्ग म्युनिसिपल सिस्टम था हरप्पन सिस्टम में। सेकंड आता है द ड्रेनेज सिस्टम। जैसे हमने वीडियो में भी देखा और आगे भी देखा कि ईच हाउस वाज हैविंग इट्स ओन बाथरूम और ड्रेनेज फैसिलिटी थी। सो नाउ दिस ड्रेनेज वाज वेरी एफिशिएंट एंड ईच हाउस वाज हैविंग इट्स ओन ड्रिंकिंग वेल, ओन बाथरूम, ओन ड्रिंकिंग वेल। अगेन अगर आप इसको कंपेयर करो मेसोपोटामियन एंड इजिप्शियन कल्चर से, तो वहां पे इन एवरी 3 हाउस दे वर हैविंग ओनली 1 वेल, और यहाँ each house was having its own private well. For drainage, the water used to come through clay pipes और वो main drainage को जाती थी। This drainage was again this was covered with stone slabs और brick slabs, इसको cover किया जाता था। Now this whole culture shows कि the municipality system was very good and they were very particular about personal and social hygiene, जो अभी भी इंडिया में या कई सारी places पे exist नहीं करता है। Now this also shows they were having knowledge of bricks and mortar. Mortar is the binding material जो bricks के बीच में use होता है। अभी जैसे हम सीमेंट और सैंड यूज करते हैं ब्रिक्स को बाइंड करने के लिए, उस टाइम पे भी ऐसा ही कुछ सिस्टम मड और सैंड को मिक्स करके किया जाता होगा। The next distinctive feature was the Great Bath. ये वीडियो में भी देखा था। Great Bath was located at Citadel. So ऐसा माना जाता था कि ये शायद किसी रिचुअल को परफॉर्म करने के लिए करते होंगे। जैसे अभी भी हमारे इंडिया में ये रिचुअल एग्जिस्ट करता है कि कोई रिलीजियस पर्पस हो, कोई ऑस्पिशियस ओकेजन हो तो रिवर बेदिंग किया जाता है, सेरेमोनियल बेदिंग। सिमिलरली उस टाइम पे भी ये रिचुअल एग्जिस्ट करता था। एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर, दिस इज इन रेक्टेंगुलर शेप। इसके 2 साइड से स्टेयरकेसेस थी और इसके 3 साइड्स पे इनका चेंजिंग रूम होता था। अगेन ये जो पूल है इट वाज वाटर टाइट, जिप्सम से बना होता था। देयर वाज नो लीकेज ऑफ वाटर एट ऑल एंड दिस वाज प्रॉपर्ली कनेक्टेड विद द मेन ड्रेनेज। सो दे वर हैविंग दिस वेरी एडवांस सिस्टम ऑफ सिविल इंजीनियरिंग। और ये सोसाइटी का भी एक रिचुअल बताता है कि शायद वो कुछ रिलीजियस ऑस्पिशियस फंक्शंस ऑर्गेनाइज करते होंगे एंड रिलीजियस बेदिंग करते होंगे। The next distinctive feature is the Great Granary. ये ग्रैनरी मतलब होता है जहाँ पे आप गुड्स को या सेरल्स को या जो बाहर से एक्सपोर्ट होता है उसको आप स्टोर करते हो, जहाँ पे ग्रेन्स को स्टोर किया जाता है। सो इट इज फाउंड इन लोथल विच इज लोकेटेड इन गुजरात, और वहाँ पे डॉकयार्ड भी है, ये आगे भी देखेंगे लेक्चर में। So it was known for storing the grain so that कोई अगर emergency condition होती है तो उस टाइम पे डिस्ट्रीब्यूट कर सके वो, तो वेयर हाउसेस बनाए जाते थे। Now this is the dockyard which is at Lothal. Dockyard को अगर हम सिंपल टर्म्स में बोले तो इट इज हार्बर। ये सी के कोस्टल के पास लोकेटेड होता है। उस टाइम पे लोथल जो सिटी थी इट वाज कनेक्टेड टू साबरमती रिवर एंड अगेन दिस रिवर, अभी तो वो रिवर नहीं है, इट हैज बीन ड्राइड अप, और वो रिवर अगेन कनेक्टेड थी सी कोस्टल रीजन से। तो जो भी एक्सपोर्ट होता था इसके थ्रू होता था। एंड डॉकयार्ड के पास वो लोग शिप्स को
वहां पे रोकते थे, सामान जो भी वो गुड्स जो होते थे उसको बाहर निकाल करके उसको स्टोर किया जाता था इन, सो इसलिए डॉकयार्ड के पास में ही ग्रैंडरीज बनाई जाती थी। सो इट वाज हैविंग अ लॉक की मैकेनिज्म, एक यहाँ पे लॉक जैसा मैकेनिज्म होता था, जिसमें से क्या करते, जैसे शिप्स जब आती थी या जाती थी तो लॉक कर अनलॉक कर देते तो शिप्स अंदर आ जाती थी, फिर यहाँ पे जब उनको स्टैंड करना हो तो इसको क्लोज कर दिया जाता था। अगेन जब शिप्स को बाहर जाना होता था तो इसको, जब ये लॉक है तो यहाँ पे वाटर लेवल इंक्रीज हो जाता था, यहाँ पे वाटर लेवल इंक्रीज हो जाएगा तो शिप्स इजीली फ्लोट करके चली जाती थी। सो बाय लॉकिंग द मैकेनिज्म, बाय अनलॉकिंग द मैकेनिज्म, शिप्स को अंदर लाया जाता था एंड एग्जिट किया जाता था। So this whole shows they were having the knowledge of tides. High tides आती थी, ships अंदर आती थी, stay करती थी हार्बर पे, सामान जो भी गुड्स होता था उसको शिफ्ट किया जाता था ग्रैंडरीज में। So they were having this knowledge of maritime architecture and again उनको बोट मेकिंग आता था। इससे ये पता चलता है कि they used to do trade and commerce overseas किया करते थे। द इंडस स्क्रिप्ट्स, इंडस स्क्रिप्ट्स थे वो इंडिजिनस थे। इंडिजिनस का मतलब होता है कॉपी नहीं किया हुआ, खुद का है। एज कंपेयर टू उनके जो कंटेम्पररी मेसोपोटामियन एंड इजिप्शियन स्क्रिप्ट थे, इंडस स्क्रिप्ट्स बिल्कुल यूनिक थे एंड दे वर नॉट सिमिलर टू इजिप्शियन एंड मेसोपोटामियन स्क्रिप्ट्स। मेसोपोटामियन स्क्रिप्ट्स और इजिप्शियन स्क्रिप्ट्स की जो लेंथ है वो ज्यादा थी एज कंपेयर टू इंडस स्क्रिप्ट्स, दे वर वेरी शॉर्ट। तो मेनली देवर पिक्टोरियल, आप जैसे यहाँ पे भी देख सकते हो पिक्चर में एनिमल फिगर्स हैं, ह्यूमन फिगर्स बने होते थे, ट्रीज है, प्लांट्स मोटिव्स होते थे, तो ये उनका स्क्रिप्ट था। लेकिन अभी तक इनको डेसिफर नहीं किया गया है, व्हाट इज रिटन ये अभी तक किसी ने सिंप्लीफाई नहीं कर पाए हैं। इट वाज रिटन फ्रॉम राइट टू लेफ्ट डायरेक्शन। नाउ सील्स एंड सीलिंग्स, जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया था कि 1853 में अलेक्जेंडर कनिंघम को सबसे पहले सील्स मिले थे, हड़प्पन सील्स। सो इस सील्स में वो लोग एनिमल, यूनिकॉर्न, एनिमल्स में जैसे यूनिकॉर्न है, बफलोज, टाइगर्स, राइनोसोरस, क्रोकोडाइल, एलिफेंट्स, इन सब का फिगर्स होता था। यू कैन सी इन दिस, यू हैव दिस बोट इज देयर, तो इससे पता चलता है कि बोट मेकिंग तो करते ही थे क्योंकि हमें डॉकयार्ड भी मिला है। सो इससे हमें ये पता चला कि ओवरसीज ट्रेडिंग भी करते थे। नाउ सील्स एंड सीलिंग्स का मेन फंक्शन होता था लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन करने के लिए, क्योंकि काफी सारे सील्स और सीलिंग्स हमें मेसोपोटामियन में कल्चर में और इजिप्शियन कल्चर में भी मिले हैं, हड़प्पन सील्स। सो वी कम टू अ कंक्लूजन दैट वहां से ये लोग ट्रेडिंग किया करते थे, वहां पे एक्सपोर्ट किया करते होंगे ना। ये सेंडर की आइडेंटिटी को बताता है कि ये किसने भेजा है, कहाँ से आया है। सो जो उनका एनवेलप होता होगा या जो भी वो एक्सपोर्ट करते होंगे उसके ऊपर ये अपनी सीलिंग लगाते थे सो दैट पता चले कि ये इंडस से आया है। अगेन अगर इजिप्शियन और मेसोपोटामियन कल्चर के कुछ डॉक्यूमेंटेशन में हमें ऐसा पता चलता है कि दे वर हैविंग ट्रेड विद मेलुहा। मेलुहा was the ancient name for Indus civilization. So ये चीजें जस्टिफाई हो जाती हैं, फैक्ट जस्टिफाई हो जाता है कि yes they did trade with Mesopotamian and Egyptian cultures. ये बैग को अनटेम्पर्ड भी करता था, ये सील इंटैक्ट करता था कि वो ओपन ना हो जाए एक्सपोर्ट करते टाइम पे, एंड इट वाज यूज्ड एज एमुलेट्स। एमुलेट्स का मतलब होता है तावीज, तो शायद वो उसको उस तरह से भी पहनना पसंद करते होंगे। नाउ देवर एक्सकवेशन से हमें इंडस वैली एंड हड़प्पन कल्चर के वेट्स एंड मेजरमेंट मिले हैं, बिकॉज हमें पता है कि जो सोसाइटी थी इट वाज मेनली मर्चेंट सोसाइटी, बिजनेस क्लास सोसाइटी थी, और वो जब ट्रेडिंग किया करते थे तो उसको मेजर करने के लिए क्यूबिकल ये वेट्स हमें एक्सकवेशन से मिले हैं। इन वेट्स का अगर आप देखो रेशियो तो ये हमेशा 16 के मल्टीपल्स में ही मिले हैं, लाइक 16, 64, 160, 320, 640, इस मल्टीपल में ही मिला है, इसी प्रोपोर्शन में मिला है।
और ये जो सिस्टम है 16 का मल्टीपल्स वाला सिस्टम, ये इंडिया में पहले भी एग्जिस्ट करता था। एट दैट टाइम 16 आना वाज इक्वल टू 1 रुपया। सो हमें ये पता चल रहा है कि सेम सिस्टम उनको भी मालूम था। अगेन मेटल स्केल 5 जिससे वो वेइंग किया करते थे, ब्रॉन्ज के स्केल्स मिले हैं, जो स्केल हम यूज करते हैं सेम वैसा ही स्केल मिला है ब्रॉन्ज का। और इन अभी जो हम स्केल यूज करते हैं, इन 1 यूनिट वी हैव 10 स्मॉल यूनिट्स। सेम चीज उस समय भी एग्जिस्ट करती थी। सो दे आर हैविंग नॉलेज ऑफ प्रॉपर नॉलेज ऑफ साइंस एंड मैथमेटिक्स। और ये ट्रेड एंड कॉमर्स में भी काफी एडवांस थे। इससे हमें ये कंक्लूजन मिलता है। ना बेरियल सिस्टम, जो एक्सकवेशन मिले हैं उससे हमें उनके कुछ फॉसिल्स मिले हैं, तो उससे हमें ये पता चलता है कि उनके टाइम पे आफ्टर डेथ उनका बेरियल सिस्टम था। और बरी करने के लिए वो प्रॉपर एक ब्रिक लाइनिंग, एक बेरियल और दूसरे बेरियल के बीच में प्रॉपर ब्रिक्स की लाइनिंग होती थी। ब्रिक्स की लाइनिंग होती थी तो हिस्टोरियंस मानते हैं कि शायद उनमें कुछ सोशल डिफरेंसेस होते थे। जैसे हमने पहले भी देखा सिटाडेल था और लोअर टाउन था, तो शायद वो कुछ डिफरेंशिएट करते होंगे बिटवीन डिफरेंट पीपल। बेरियल सिस्टम में अगर आप देखो इस पिक्चर में भी, तो आपको कुछ यूटेंसिल्स, कुछ क्रॉकरीज मिलेंगी उनकी बनाई हुई, कुछ पॉटरीज मिलेंगी। तो वो आफ्टर लाइफ में बिलीव करते थे। जैसे पहले भी आप जानते होंगे कि इंडिया में भी ये एग्जिस्ट करती थी कि मरने के टाइम पे, बेरी करने के टाइम पे वो लोग कुछ ज्वेलरीज, उनको ऐसा लगता था कि ये उनको नेक्स्ट लाइफ में यूज आएगी, जो भी चीजें हाउस होल्ड की चीजें हैं ये उनको नेक्स्ट लाइफ में काम आएगी, तो वो सारी चीजें उनको बैरी कर दिया जाता था। सेम सिस्टम उस समय भी एग्जिस्ट करता था। Now, if we talk about their architecture, agriculture and domestication, तो agriculture mainly natural vegetation होता था, and they used to grow wheat, barley, rice, ये सब चीजें वो grow करते थे, और इन सबको वो store करते थे ग्रैनरीज में। ग्रैनरीज में अगेन टैक्सेस कलेक्ट करते थे, उनको भी सेरल्स के फॉर्म में वो कलेक्ट करते थे, और इसको स्टोर किया जाता था, विच वॉज अगेन यूज्ड व्हेन इमरजेंसी कंडीशन अराइज होती होगी। क्योंकि ऐसे पता है बैंक्स के पास था, तो हो सकता है फ्लड आता हो, या जब बैंक रिवर का पानी का फ्लो बदल जाता हुआ तो फेमाइन भी आया हो, तो इन सब जो कोई भी इमरजेंसी कंडीशन से बचने के लिए वो ग्रेन्स को स्टोर करते थे। दे यूज टू डोमेस्टिकेट एनिमल्स, एलिफेंट्स, डॉग्स, पिग्स, ये सब वो डोमेस्टिकेट करते थे। सो एज कंपेयर टू मेसोपोटामियन एंड इजिप्शियन कल्चर, ये लोग एलिफेंट्स को डोमेस्टिकेट करते थे। इजिप्शियन कल्चर में एलिफेंट्स का कोई एग्जिस्टेंस नहीं मिला है। अगेन जो हड़प्पन कल्चर के लोग थे वो राइस ग्रो करते थे। मेसोपोटामिया में ऐसा कोई एग्जिस्टेंस नहीं मिला है कि वो राइस ग्रो किया करते थे। So if we talk about their technology and craftsmanship में भी काफी एक्सपर्ट थे। So जो पॉटरीज होती हैं वो हमें, या उनके कोई आर्टिफैक्ट्स हमें मिले हैं, तो उससे पता चलता है कि they were very developed in culture and art। ब्रॉन्ज जैसे हमें पता चला कि ब्रॉन्ज उनको बनाना आता था, तो उनको मेटलर्जी की इंफॉर्मेशन थी, तो ब्रॉन्ज के काफी सारे उनके आर्टिफैक्ट्स हमें मिले हैं, उनके टूल्स मिले हैं। Now they were civilized, they were having knowledge of weaving wool, cotton clothes। ये प्लीज अपना माइक म्यूट कर लीजिए। They were having this knowledge of cotton clothes, they used to wear cotton clothes। बोट मेकिंग आता था, as we have seen earlier also कि बोट मेकिंग करते थे, बाहर ट्रेडिंग किया करते थे। Now they were expert in making jewelries, beads jewelries, ब्रॉन्ज की ज्वेलरीज हमें मिली है। इस टाइप की ज्वेलरीज जो अभी भी लेडीज दे यूज टू वेयर। टेराकोटा के स्कल्पचर्स मिले हैं। टेराकोटा इज अगेन इज क्ले से बनाया जाता है, उसको बेक करके क्ले की तरह बनाया जाता है। Now
इससे हमें इन सारी इंफॉर्मेशन, जो सारी चीजें हमें मिले हैं एक्सकवेशन से, इससे पता चलता है कि दे वर हैविंग वेरी हाई स्टैंडर्ड ऑफ क्राफ्टमैनशिप। उनको काफी नॉलेज था मेटलर्जी का, एंड ट्रेड एंड कॉमर्स करते थे, क्योंकि ये सारी जो चीजें भी हैं ये इजिप्शियन कल्चर में भी हमें सेम मिली है इसी टाइप की। इससे पता चलता है कि ये इन सब चीजों का भी ट्रेडिंग करते थे। अगेन वेरी इंटरेस्टिंग थिंग एक्सकवेशन में मिला है कि पॉट्स के अंदर हमें एशेज मिले हैं। उससे हिस्टोरियंस दो थियरी वो मानते हैं। पहला थियरी कि शायद ये उनके एंसेस्टर्स के एशेज होंगे जिसको वो स्टोर करते होंगे, बट अगेन इस थियरी को कॉन्ट्रडिक्ट करती है कि बेरियल सिस्टम था। तो मे बी या तो बेरियल सिस्टम और फायर सिस्टम दोनों चीजें एग्जिस्ट करती होंगी साथ साथ, और एल्स ये उस चीज को यूज करते होंगे फॉर एज अ रूम हीटर। उसमें एशेस रख के वो टेम्परेचर को राइज करने के लिए, घर का टेम्परेचर बढ़ाने के लिए यूज करते होंगे। सो द हिस्टोरियंस ये दोनों थियरी को मानते हैं। नाउ ट्रेडिंग के बारे में बात करें तो उस टाइम पे मेटलिक मनी नहीं था, जैसे हमारे यहाँ भी रुपया सिस्टम है, उस समय ऐसा कोई सिस्टम नहीं था, करेंसी हमें नहीं मिली है। सो ऑल वी नो कि उनके टाइम पे बार्टर सिस्टम था। बार्टर सिस्टम का मतलब होता है अगर बिल्कुल लेम मैन लैंग्वेज में बोले कि इफ यू आर ग्रोइंग राइस और सामने वाले के पास बार्ले है, तो आप दोनों एक्सचेंज कर लो उस चीज को, तो आपकी भी नीड्स फुलफिल हो जाएंगी, उसकी भी नीड्स फुलफिल हो। ये होता है बार्टर सिस्टम। तो जैसे लोगों को टैक्स पे करना है तो वी पे टैक्स इन द फॉर्म ऑफ मनी, पर उस टाइम पे वो लोग टैक्स को पे करते थे बाय गिविंग सेरल्स, बाय गिविंग व्हाट दे ग्रो। तो ये सिस्टम एग्जिस्ट करता था, ये इंडिया में पहले भी सिस्टम एग्जिस्ट करता था। इन इन आवर ग्रेट ग्रैंडफादर्स के टाइम पे ये सिस्टम एग्जिस्ट करता था। दे यूज्ड टू टेल कि पहले भी था इंडिया में। नाउ हड़प्पन्स वर कॉमर्शियली लिंक्ड विद राजस्थान, अफगानिस्तान एंड ईरान, इन सब के साथ इनकी ट्रेडिंग हुआ करते थे। वहां पे इनके सील्स, सीलिंग्स, आर्टिफैक्ट्स हमें मिले हैं। They were having again trading with Tigris and Euphrates। ये जो दो सिटीज हैं ये सेम वैसी ही थी जैसे हमारे यहाँ पे मोइनजोदाड़ो और हड़प्पा था। ये सिटीज जो थी ये इजिप्शियन कल्चर के टाइम की दो सिटीज हैं, इंपॉर्टेंट अर्बन सेंटर्स थे वहां के। और ऐसा मानते हैं कि हड़प्पन्स इस मेसोपोटामियन कल्चर से कॉस्मेटिक्स को इमिटेट करते थे। वो जिस तरह की वहां पे लेडीज कॉस्मेटिक्स यूज करती थी, यहाँ पे वो लेडीज उस तरह से कॉस्मेटिक्स बनाना इमिटेट करते थे। नाउ पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, अभी हिस्टोरियंस को ये पता चला कि सोसाइटी एग्जिस्ट करती है, बट सोसाइटी को रूल कौन करता है। तो दे अज्यूम दैट, इनको ऐसा मानते हैं द थियरीज की शायद हड़प्पन को प्रीस्टली क्लास यूज करते थे। क्योंकि ये एक स्टैचू मिला है, दे थिंक दैट कि ये कोई प्रीस्ट होगा। और क्योंकि हमें कई जगह पे लोथल में भी और कुछ और सेंटर्स में भी फायर कल्ट के एग्जिस्टेंस मिले हैं। और ये जो रिचुअल है फायर कल्ट, यानी कि जैसे अभी हवन यज्ञ करते हैं, सेम कल्चर उस टाइम पे भी था फायर कल्ट का, और इसके एग्जिस्टेंस हमें लोथल में मिले हैं। सो हम ऐसा मानते हैं कि शायद जो प्रीस्टी क्लास थे वो इसको रूल करते होंगे। दूसरी थियरी ये कहती है कि शायद मर्चेंट रूलर्स थे, क्योंकि सोसाइटी में अगर आप देखो तो अपर क्लास के लिए सिटाडेल का कंस्ट्रक्शन था। तो मे बी जो मर्चेंट्स हुआ करते थे, जो ट्रेडिंग किया करते थे, वो इस पूरे कल्चर को, पूरे हड़प्पन सिविलाइजेशन को रूल किया करते होंगे। एंड बेसिकली अगर अभी तक उनको देखें तो दे वर मेनली डिपेंडेंट ऑन ट्रेडिंग एंड कॉमर्स, और वो कॉन्क्वेस्ट में ज्यादा बिलीव नहीं करते थे। सो इसलिए वो ऐसा कंक्लूजन करते हैं कि मर्चेंट क्लास ही इसको रूल करते थे। कॉन्क्वेस्ट का मतलब होता है कि वो अपना एम्पायर को बढ़ाते नहीं थे, जितना उसका मिला है अभी तक एक्सकवेशन से उतना ही लिमिटेड है, वो बाकी जगह पे वो नहीं गए थे। अगेन जैसे हमने वीडियो में भी देखा था कि इजिप्शियन एंड मेसोपोटामियन कल्चर में
वहां पे टेम्पल्स हुआ करते थे, उसमें वो अपने आइडल्स भी रखते थे जिनको वो वर्शिप करते थे। बट एज सच इस तरह का कोई एग्जिस्टेंस टेम्पल्स का, रिलीजियस साइट्स का हड़प्पन कल्चर में नहीं मिला है। तो दे बिलीव्ड इन रिचुअल्स बट दे डिडंट बिलीव इन एनी सुपर पावर, और टेम्पल्स में उसको पर्सोनिफाई नहीं करते थे गॉड को। Now about their religious practices, we have seen a female deity. Historians मानते हैं कि वो अर्थ को फर्टिलिटी गॉडेस की तरह वर्शिप करते थे, बिकॉज दे हैव फाउंड अ फिगरीन जिसमें वन प्लांट इज ग्रोइंग आउट ऑफ द एम्ब्रियो ऑफ अ वुमेन। तो दे बिलीव कि ये जो वुमेन है, ये मदर अर्थ है। सेम सिस्टम जो कल्चर था वो इजिप्शियन कल्चर का भी था, जिसमें दे यूज टू वर्शिप नाइल गॉडेस आइसिस। ये इजिप्शियन कल्चर में सोसाइटी मेट्रियार्कल थी। मेट्रियार्कल का मतलब होता है कि जो भी रेन है, जो भी आपका प्रॉपर्टी है, इट विल गो टू दी फीमेल साइड, यानी आपकी डॉटर को मिलेगा। बट हड़प्पन सिस्टम में इनहेरिटेंस का कोई अभी तक पता नहीं चला है कि व्हाट वाज दी दिस सिस्टम, मेट्रियार्कल था या पेट्रियार्कल था। They have also excavated a male deity. So we have found female deity जिनको वर्शिप करते थे, मेल deity, but temples नहीं मिले हैं। So वो इन सब चीजों में बिलीव करते थे, but they were not more inclined towards making temples or making any palaces. Male deity resembles the Lord Shiva statue. इनको पशुपति सील कहते हैं। एज यू कैन सी इन द पिक्चर, द गॉड, द पशुपति इज सराउंड, पशु इज एनिमल, तो इनको कहते हैं द एनिमल, द गॉड ऑफ एनिमल्स। सो ही इज सराउंडेड बाय एनिमल्स और ही हैज 3 हॉर्न्स। तो इस तरह का स्ट्रक्चर बनाया हुआ है इन्होंने, तो शायद ये शिवा को ही रिजेंबल करता है। एंड दिस स्टैचू इज सिटिंग इन अ योगिक पोजीशन। नाउ हड़प्पन कल्चर में हिस्टोरियंस बिलीव करते हैं कि दे यूज्ड टू वर्शिप ट्रीज एंड एनिमल्स। ये एक सील मिला है जिसमें गॉड इज सराउंडेड बाय पीपल लीव्स। तो हिस्टोरियंस मानते हैं कि दे यूज्ड टू वर्शिप ट्रीज, जो अभी भी इंडिया में एग्जिस्ट करता है। लेडीज यूज टू वर्शिप पीपल और बैनियन ट्री और नीम ट्री, तो उस समय भी ये कल्चर एग्जिस्ट करता था। अगेन दे वर्शिप एनिमल्स, स्पेशली बुल, ये भी अभी भी एग्जिस्ट करता है, सेम कल्चर। तो उन्होंने क्या किया था, हड़प्पन्स ने गॉड को इन द फॉर्म ऑफ ट्रीज देखते थे, वो एनिमल्स देखते थे एंड ह्यूमन बींग्स के फॉर्म में देखते थे। और उनकी ये सील्स एंड सीलिंग से, उनके पिक्चर से ही हमें ये सब ये थियरी हम मानते हैं। बट गॉड्स, एज वी डिस्कस अर्लियर ऑल्सो, कि गॉड्स को वो टेम्पल्स में प्लेस नहीं करते थे, विच वॉज एग्जिस्टेड इन इजिप्शियन एंड मेसोपोटामियन कल्चर। नाउ द प्रेजेंस ऑफ एमुलेट्स, जैसे हमने पहले भी देखा था, सील्स को वो एमुलेट्स की तरह पहनते थे, तावीज की तरह। सो हिस्टोरियंस मानते हैं कि शायद दे वर स्केर्ड ऑफ गोस्ट एंड इविल फोर्सेस, उनसे वो डरते थे कि कुछ नेगेटिव एनर्जी से डरते होंगे, इसलिए वो तावीज, एमुलेट्स पहनते थे। सो इतना बड़ा जो सिविलाइजेशन था, हाउ दिस एंडेड, जैसे हमने बताया इसका ओरिजिन होता है 2500 BC में एंड इट एंडेड इन 1750 BC। सो इतना बड़ा सिविलाइजेशन, हाउ दिस एंडेड। तो हिस्टोरियंस 2-3 थियरीज मानते हैं। ये हमने वीडियो में भी देखा था, शायद कोई नेचुरल कैलामिटी आ गई हो, फेमाइन आ गया हो या फ्लड आ गया हो, जिसकी वजह से इतना बड़ा सिविलाइजेशन, वेल डेवलप्ड सिविलाइजेशन था, इट एंडेड। तो मेनली जो 3 फैक्टर्स वो ऐसा मानते हैं। फर्स्ट इज द डिक्रीजिंग फर्टिलिटी। हिस्टोरियंस ने जो भी एक्सकवेशन किया है उसमें जो फॉसिल्स मिले हैं उनके, तो उसमें जो भी फॉसिल्स है उनकी एज देखो तो आप 20-25 एज के ही फॉसिल्स मिले हैं। सो उन्होंने ऐसा समझा कि इतनी ही एज ग्रुप के लोगों का फॉसिल मिला है।
तो शायद उस टाइम पे इन लोगों को मेडिसिन का नॉलेज नहीं था, इसलिए इनकी फर्टिलिटी नहीं होगी। अगेन जो वेदर कंडीशन ऐसे थे, सलाइन सॉइल था, डेजर्ट था, वो भी एक्सपैंड हो रहा था, तो इसकी वजह से उनकी लॉन्जिविटी ज्यादा नहीं थी एंड दे माइट हैव डाइड। सेकेंड वॉज अगेन जो हमने अभी डिस्कस किया, नेचुरल कैलामिटी। शायद कोई फेमाइन आ गया हो या फ्लड आ गया हो, बैंक्स पे रिवर पे थे ही, फोर्टिफाइड वो बनाते ही थे अपना कंस्ट्रक्शन, तो शायद फ्लड की वजह से पूरा जो सिविलाइजेशन है वो वाइप आउट हो गया हो। एंड लास्ट थियरी वो ऐसा मानते हैं कि फॉरेन इन्फ्लुएंस हुआ हो, मतलब कोई इन्वेजन हुआ हो, कोई बाहर से कोई फॉरेन इन्वेजन हुआ हो, बट शायद वो डिस्ट्रॉय हो गए हों बाय दी आर्यंस, जिन्होंने पर्शिया से अप्रोच किया था इंडिया की तरफ आफ्टर इंडस वैली। बट उसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं मिला है, लाइक कोई कन्फ्रंटेशन उनके बीच में और हड़प्पन्स के बीच में हुआ हो, ऐसा कोई सिग्निफिकेंस नहीं मिला है कि लाइक कोई वॉर हुई हो, ये सब चीजें नहीं पता चली है। सो दिस वाज ऑल अबाउट हड़प्पन सिविलाइजेशन, उनके डिस्टिंक्टिव फीचर्स क्या थे, how they were different from Mesopotamian Egyptian culture, so and how it ended, मैच्योर होने के बाद कैसे वो एंड हो जाते हैं। So ये कुछ important साइट्स हैं, we will not discuss, you can read कि कौन सी साइट में क्या क्या एक्टिविटीज होती थी। जैसे मोइनजोदाड़ो है, वहां पे ग्रेट बाथ मिला है, ग्रैंडरीज मिले हैं, हरप्पा है, वहां पे ब्रिक्स के किल्न थे, लोथल में डॉकयार्ड था। तो ये सारी जो कुछ मैंने साइट्स के नाम लिखे हैं और उनके सिग्निफिकेंस क्या थे, वहां पे कौन सी एक्टिविटी होती थी, ये लिखा है। सो मैंने एक अपार्ट फ्रॉम दिस लेक्चर मैं आपको ये बताती हूँ कि मैंने एक डॉक्यूमेंट्री देखी थी, क्यूरियोसिटी स्ट्रीम पे देखी थी, नेटफ्लिक्स जैसा है उसी तरह का है। उसमें उन्होंने एवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन काइंड दिखाया था, जैसे हमने लेक्चर के स्टार्टिंग में ही बताया कि स्टोन एज के लोग थे, होमो इरेक्टस, होमो सैपियंस आए। तो अभी क्वेश्चन ये अराइज होता है कि वो कैसे इवॉल्व होते हैं। तो उसमें बताया है कि सबसे पहले एप्स थे, फिर कौन कौन से होमो इरेक्टस आया, फिर होमो सैपियन कैसे आया, पहले कैसे उन्होंने हंटिंग करना शुरू कर दिया, कैसे उन्होंने फार्मिंग शुरू की। सो बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो है, 1-2 आवर्स का वीडियो है, इफ पॉसिबल आप भी देखिएगा। उसमें उन्होंने बताया हुआ है कि फर्स्ट वो दे वर स्केर्ड ऑफ वाइल्ड एनिमल्स, उसके बाद भूख लगती थी तो क्या करें, तो उन्होंने पत्थर मारा। तो कभी एनिमल्स मरते थे, कभी नहीं मरते थे, छोटे एनिमल्स मर जाते थे। फिर उनको लगा कि अगर पत्थरों को शार्प कर, उस पूरे पिक्चर में ऐसा बताया हुआ है कि अगर उसको शार्प कर दिया जाए, फिर वो उसके टूल्स बनाओ, तो उसको फिर फेंको तो वो मर जाते हैं। फिर उसमें दिखाया है कि पहले वो रॉ मीट खाते थे, फिर एक बार क्या होता है कि फॉरेस्ट में ये फायर एरप्ट हो जाता है, तो वो भी स्केयर होके भाग जाते हैं। व्हेन जब फायर पूरा जब सेटल डाउन हो जाता है, व्हेन दे केम बैक, तो वो देखते हैं कि जो एनिमल्स कुछ मर गए होते हैं, तो उस मीट में से काफी अच्छी खुशबू आ रही होती है। तो जब उन्होंने टेस्ट किया तो उनको टेस्टी लगा काफी। देन दे रियलाइज्ड कि अगर कुकिंग किया जाए, फायर के साथ इसको कुक किया जाए, तो वो ज्यादा टेस्टी होता है। सो इस तरह से पूरा उन्होंने बताया हुआ है। फिर कैसे उन्होंने फार्मिंग शुरू की, ऐसी रैंडमली दे वर ईटिंग समथिंग और उसका उन्होंने उसको जो अंदर का सीड होता है वो फेंक दिया। कुछ टाइम के बाद देखा तो एक प्लांट उनको दिखता है, तो उनको इससे ये पता चला कि इस तरह से पूरा सिस्टम जो है, कल्चर, ये कैसे डेवलप हुआ। तो इसके बारे में हम देखेंगे कि यूपीएससी में कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, प्रीलिम्स में कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एंड मेंस में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आई विल अनम्यूट ऑल, आप अनम्यूट कर सकते हैं और अपने क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। You can unmute and ask question.
हेलो मैम। या मैम मुझे ये पूछना था, जैसे आपने कहा था कि उन्होंने जो ब्रिक्स थी वो ग्रिड फॉर्म में अपने किले बनाए थे, हाँ, तो उसके लिए उन्हें लेबर की रिक्वायरमेंट ज्यादा होती होगी, तभी टैक्स की शुरुआत हुई होगी मैम। टैक्स की शुरुआत। मतलब कि उनको जैसे अपने किले बनाने थे तो उसके लिए मनी यूज होती होगी, तो इस वजह से। हाँ, वो सारा चीज चीज था ना, उनका पूरा सिस्टम ट्रेडिंग पे ही बेस्ड था। तो वो ट्रेडिंग किया करते थे। तो मेसोपोटामियन कल्चर है या दूसरे जो सिटीज हैं अपना ये इजिप्शियन कल्चर, वहां से वो ट्रेडिंग किया करते थे। और ट्रेडिंग से उनको जो मनी मिलता था इन द फॉर्म ऑफ अगेन सेरल्स है या कोई और चीज उनको मिल गई, वहां पे जो चीजें बनती थी उनके फॉर्म में वो यहाँ लेके आते थे। सो इस तरह पूरा जो सिस्टम था इस तरह से बना हुआ था। पर्टिकुलरली कोई मनी वाला ट्रांजैक्शन नहीं होता था जैसे अभी है। तो उस टाइम पे जो अगर अमीर है तो यानी कि उनके पास ज्यादा एनिमल्स डोमेस्टिकेटेड होंगे, रिच है यानी शायद उनके पास अच्छे घर होंगे, रिच है दैट मीन्स उनके पास ज्यादा ग्रेनरीज होंगे, ज्यादा सेरल्स होंगे जो अनाज है। तो इस तरह से वो रिच थे। हमारे अभी यहाँ पे रिच होने का मतलब है यू हैव प्रॉपर हाउस, यू हैव प्रॉपर क्लोथ्स, यू हैव प्रॉपर व्हीकल्स, यू हैव प्रॉपर मनी। सो उस समय का जो रिचनेस है वो डिफरेंट उसको डिफाइन करते थे। ओके मैम। मैम जो सी ट्रेडिंग थी उसको दोबारा से एक्सप्लेन कर दीजिए। सॉरी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। मैम सी ट्रेडिंग जो थी उसको दोबारा से एक्सप्लेन कर दीजिए। फी ट्रेडिंग को मैं एक्सप्लेन करूं? यस मैम। हाँ, देखो जैसे हमने बताया कि इफ आई मैं स्लाइड शो वापस से शुरू करती हूँ। आप डॉकयार्ड वाली बात कर रहे हो, लोथल वाली? यस मैम। ओके, दिस स्लाइड ना। देखो ये कैसा है, जैसे इसको आप समझ लीजिए फॉर जस्ट फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग, ये एक्चुअल फिगर नहीं है। ठीक है, इसको आप समझ लीजिए कि ये आपका डॉकयार्ड है, हार्बर है। यहाँ पे आप देख रहे होगे शिप्स यहाँ पे स्टैंड कर रही है। यहाँ पे एक लॉकिंग मैकेनिज्म होता था। जब शिप्स अंदर आती थी तो वाटर का फ्लो यहाँ पे टाइड्स इस तरह से बनाया जाता था कि यहाँ पे टाइड्स ज्यादा हो, टाइड्स ज्यादा होंगी तो वाटर फ्लो ज्यादा होगा, तो शिप्स इजीली अंदर आ जाती थी। बट यहाँ पे आप देखो दिस होल एरिया वाटर का जो लेवल है वो कम होता था। तो उसके लिए ये लोग क्या करते थे, इसको लॉक कर देते, इस गेट को लॉक करेंगे तो पानी का फ्लो यहाँ पे ज्यादा हो जाएगा, ये लेवल जो है ये डेफिनेटली इंक्रीज हो जाएगा। व्हेन दिस लेवल इज इंक्रीज तो ये शिप इजीली फ्लोट होकर के हार्बर पे लग जाती थी। समझ में आया? और जब इनको वापस से इस कैनाल में लेकर के जाना होता था तो इसको गेट को वो वापस ओपन कर देते थे और फिर इजीली ये निकल जाते थे। ओके मैम, थैंक यू। और कोई डाउट है? Good morning, ma'am. या गुड मॉर्निंग। Ma'am, the topic related to the worshipping of the gods is quite still perplexed. I mean, I'm not able to understand that exact precisely that they were worshipping gods or they weren't. आई एम नॉट गेटिंग यू, आप थोड़ा लाउड बोलेंगे? Ma'am, am I audible now? या So, ma'am, the topic related to the worship of the god is quite perplexed that I am not able to understand it. That, uh, to be precise, they were worshipping the god or their idols, that male or female, any of the god or goddesses, or they weren't. दे वर वर्शिपिंग। इट इज बिलीव दैट, देखो पहले भी हमारे इंडिया में ये कल्चर एग्जिस्ट करता है और अभी भी ये कल्चर एग्जिस्ट करता है कि ह्यूमंस को जिस भी चीज से रिसोर्सेज मिलते हैं जिसको वो यूटिलाइज करते हैं, जैसे अर्थ हुआ, फायर है, ट्रीज हैं, जहां से हमको रिसोर्सेज मिलते हैं उसको हम वर्शिप करते हैं। सेम चीज जैसे आप अभी भी लेडीज करती है ना,
सॉइल का वर्शिप होता है, रिवर का वर्शिप होता है, क्योंकि उनसे हमें कुछ मिलता है। ये सेम कंडीशन जो थी, सेम जो रिचुअल था, इट वाज परफॉर्म ड्यूरिंग दैट टाइम आल्सो। द ओनली डिफरेंस वाज वी आर हैविंग टेम्पल्स, दे वर नॉट हैविंग एनी टेम्पल्स एज सच। कोई जिसमें ये इस आइडल्स को रखते हों, शायद वो घरों में रखते हों, ऐसा कुछ हमें एग्जिस्टेंस नहीं मिला है कि टेम्पल्स बनाते थे। तो जैसे कि हम अगर बोले तो वो इन सब चीजों में बिलीव करते थे, बट उनका प्लेसमेंट इन टेम्पल्स और पैलेसेस ये एग्जिस्ट नहीं करता था। इन सब सील्स से हमें ये पता चलता है कि दे वर हैविंग दिस कल्चर ऑफ डूइंग दिस, क्योंकि वो एमुलेट्स पहनते थे, तो दे वर स्केयर्ड ऑफ इविल स्पिरिट्स आल्सो। तो वो गुड स्पिरिट्स को भी मानते होंगे। गुड स्पिरिट्स में देखो तो फर्टिलिटी गॉड, अर्थ को फर्टिलिटी गॉड की तरह देखते थे, क्योंकि जिस ये जो मिला है उनको स्टैचू, सॉरी ये जो उनको आर्टिफैक्ट मिला है, उसमें ऐसा दिखाया है कि this you can say an embryo is a plant is growing from the embryo of a woman। तो वो ऐसा मानते हैं कि this woman is earth and this plant, जिनसे उनको रिसोर्सेस मिलते हैं, तो जैसे खाने पीने की चीजें मिलती हैं, तो वो उसको वर्शिप करते थे, वो उसको एज एन अपना रिसोर्स मानते थे, होल रिसोर्स फॉर देयर एग्जिस्टेंस, फॉर देयर फूड, जिसके ऊपर वो डिपेंडेंट थे। और अगर आप ये पशुपति सील देखो तो ही इज सराउंडेड विद एनिमल्स, सो बिकॉज दे डोमेस्टिकेट एनिमल्स, वो एनिमल्स पे डिपेंडेंट थे फॉर फार्मिंग, तो शायद वो एनिमल्स को भी वर्शिप करते थे। और एनिमल्स के जो लॉर्ड हैं, द पशुपति, यानी कि द लॉर्ड ऑफ एनिमल्स, उनको भी वर्शिप करते थे, जो इनको कंट्रोल करता था। नाउ एम आई क्लियर? Yes, ma'am. Thank you. ओके, और किसी को डाउट है? देन वी विल स्टार्ट विद द क्वेश्चंस जो यूपीएससी ने पूछा है। हेलो मैम। यस मैम, सेकंड पीडीओ में एक वर्ड था इगैलिटेरियन सोसाइटी। मैम एग्लिटेरियन, यस इगैलिटेरियन, तो मैम उसका मीनिंग होता है इक्वालिटी। हाँ। तो मैम जैसे सिटाडेल और लोअर टाउन था, जैसे आपने बोला कि उनके बीच में एक डिमार्केशन होता है, हाँ। या फिर जो डेड बॉडीज हम बरी करते थे उसके बीच में भी एक डिमार्केशन होता था विद अ ब्रिक्स लाइन। तो मैम फिर ये आपस में फिर ये कॉन्ट्राडिक्टिंग नहीं है? हाँ, एग्लिटेरियन सोसाइटी था, इस टर्म्स में माना जाता है कि वर्क, जैसे अभी सोसाइटी हमारी एग्लिटेरियन नहीं है, यानी कास्ट सिस्टम है, रिलीजन के बेसिस पे बायस्ड है, और रिच एंड पुअर के बीच में बायस्ड है। सो उस समय इस तरह का कोई कल्चर नहीं था बेस्ड ऑन एनी रिलीजन, बेस्ड ऑन एनी कास्ट। जो ही चीजें थी, या तो प्रीस्टली क्लास था या तो फिर नॉर्मल क्लास था। सो एज सच अभी जो डिवीजन है उस तरह का कोई डिवीजन नहीं था, पीपल वर सेम। तो ये चीजें अगेन, ये सब जो चीजें हैं वो हिस्टोरियंस ऐसा मानते हैं, ये एक थियरी पे आते हैं। सोसाइटी एग्लिटेरियन थी क्योंकि रिसोर्सेस सभी के लिए थे, और जो एम्यूनिटीज को सभी लोग एक्सेस कर सकते थे, चाहे वो होली बात हो जो उनका ग्रेट बात है, या चाहे फार्मिंग करना हो, या चाहे मर्चेंट बिजनेस करना हो, तो वो सभी के लिए ओपन था। अभी जैसा है सोसाइटी जिस तरह से डिवाइडेड है, उस समय ऐसा कोई सिस्टम नहीं था, इसलिए वो एग्लिटेरियन ऑन अ होल अगर देखा जाए तो इट वाज एन एग्लिटेरियन सोसाइटी। Am I clear अभी प्रभजोत? यस मैम। ओके, और किसी को कोई डाउट है? So, can you answer this question? आप अनम्यूट करके आंसर कर सकते हैं। Which of the following animals was not represented on seals and terracotta art of Harappan culture? Rhinoceros. Okay, anybody else? Cow. Yes, the answer is cow. Rhinoceros was there. आपने पशुपति सील देखो तो उसमें राइनोसोरस है, और उनके बाकी सब सील्स में भी राइनोसोरस था।
So ये सब चीजें जो है आपको ध्यान रखनी है while studying in इंडस वैली सिविलाइजेशन। इसमें देखो आपको हिस्ट्री जब भी पढ़ना है ना तो जो दो चीजें ध्यान रखनी है। पहला तो फैक्चुअल, ऐसा नहीं है कि आपने हिस्ट्री पढ़ना है तो बस रट्टा मार लिया और हो गया। आपको रट्टा तो मारना ही है क्योंकि वो फैक्चुअल नॉलेज को आप यूज करोगे जब आप आंसर्स लिखोगे। सो आंसर्स विल बी एनालिटिकल आल्सो। अगर आप अभी नेक्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे मेंस में भी कैसे क्वेश्चन पूछे, तो ऐसा नहीं कि आपने रट्टा मार दिया और लिख दिया तो हो गया, क्योंकि उसमें आपको अपना दिमाग भी अप्लाई करके लिखना है, एनालिसिस करके लिखना है एंड कंपेयर करके लिखना है। सो फैक्ट्स को यूज करना है जस्ट टू जस्टिफाई योर आंसर्स, क्योंकि आपको एनसीईआरटी मगअप करके और दूसरी एनसीईआरटी नहीं लिखनी है एग्जाम में। तो यहाँ पे जस्ट आपका ऑब्जर्वेशन हो, अगर आप सीरीज, इसलिए मैंने स्लाइड्स में पिक्चर्स भी रखी है सो दैट अगर आप पिक्चर्स को भी देखो सील्स एंड सीलिंग्स के तो आपको कुछ याद रहेगा कि शायद आपने डायनासोरस देखा था या काऊ उसमें था या नहीं। नेक्स्ट स्लाइड, सॉरी विजिबल है आंसर? ओके, सॉरी आंसर विजिबल है, आपने बताया नहीं। ओके, कैन यू आंसर दिस? C, ma'am, C. Both of 1 or 2. Regarding the Indus Valley civilization, consider the following statements. So it was predominantly a secular civilization and the religious element, though present, did not dominate the scene. During this period, cotton was used for manufacturing textiles in India. You can unmute, everybody can unmute and answer. Both 1 and 2. Both 1 and 2. Anybody else? Both 1 and 2. 1 and 2. Both 1 and 2. ये तो आंसर आपने देख लिया होगा। ओके, तो फर्स्ट जो आप पूछ रहे थे प्रभुजोत कि क्या सिस्टम जो था वहां पे लाइक एग्लिटेरियन सोसाइटी थी, तो ये पहला हाँ जो स्टेटमेंट है उसी चीज को जस्टिफाई करता है कि सोसाइटी सेक्युलर थी, रिलीजियस भी थी, बट ये चीज डोमिनेट नहीं करती थी जो अभी डोमिनेट करती है। नाउ इट इज क्लियर ना? तो आंसर इज बोथ 1 and 2. What will be the answer? Which of the following characters or Two characterize only. the people of civilization? Yes? Yes, ma'am. Two Two only. only. B. Two only. Only 2. Yes. The first is they possess great palaces and temples. ये exist नहीं करता था, वहाँ पे temples और great palaces नहीं थे. Second is they worship both male and female deities. Yes, it existed. They employed horse-drawn chariots and in warfare. Horses का कोई existence नहीं मिला है. They were domesticating other animals like elephants, like rhinoceros, like tiger, ass. ये सब चीजों को वो domestic, like dogs, उनको domesticate करते थे. The answer will be 2 only. Which of the following is not a Harappan site? Ma'am, Yes. Ma'am, did the people of this Harappan city participated in the warfare? Cause earlier we read that they weren't interested in occupying other states and all that. They were only interested in doing the business Yeah. like that. Yeah, they were mainly merchant class people. They were business class people. So they were mainly they were focused on doing trading and commerce with other civilization, with other cities. They were not in the conquest. They were not interested in conquest. So उनका जैसे कि हमने बाकी अगर आप आगे भी पढ़ोगे तो बाकी जितने भी कल्चर्स हुए हैं, बाकी जितने भी डायनेस्टीज आए, दे वर मेनली फोकस्ड ऑन डूइंग कॉन्क्वेस्ट. ये लोग उस चीज को नहीं मानते थे. दे वर कंटेंट पीपल एंड बस ट्रेडिंग ही किया करते थे. दे वर नॉट ऑन टू इनटू दिस कॉन्क्वेस्ट. Okay, ma'am.
व्हाट इज आंसर? ये आंसर तो लिखा हुआ नहीं है, पहले तो आपने देख लिया। आई वॉज नॉट नोइंग कि नीचे आंसर लिखा हुआ है। सुहागुरा और देसलपुर, नॉट श्योर। मैम डी, डी आएगा। पक्का? मैम डी। ओके, चानू दारो था। सी। यस, इट वाज देयर। कोटडीजी, यस वो भी था। सोहागौरा, अच्छा, देसलपुर था इंडस सिविलाइजेशन में। देसलपुर अभी भी गुजरात में है। द आंसर इज सी, सोहागौरा। ये मौर्यस के टाइम का एक साइट है। अगर आप प्रीवियस प्रीवियस स्लाइड में देखना तो सोहागौरा नहीं लिखा हुआ, नहीं है, देसलपुर मेंशन किया हुआ है। ओके, द आंसर विल बी सी, सोहागौरा। अभी क्लियर है? यस मैम। मैम यस। मैम ये जो मोहनजोदड़ो, लोथल, वो सब इसके अंडर में ही आएगा ना, कि एक साथ ही था हड़प्पन के अंदर ही? हाँ, ये पूरा जो सिविलाइजेशन है ना, ये इसकी डिफरेंट डिफरेंट साइट्स हैं। जैसे आप हाँ। समझ लीजिए कि ये जो पूरा साइट है ना, ये अभी का गुजरात, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, उसके बाद अगर आप सिंध के दूसरी तरफ देखो तो पाकिस्तान, अफगानिस्तान, कुछ सेक्शन ईरान के, ये पूरा हड़प्पन कल्चर था। तो उसमें मैम, अलग तो अलग साइट्स थी। जी हाँ मैम, तो पॉपुलेशन भी इतनी ज्यादा होगी ना तब? नहीं, पॉपुलेशन कम थी उस टाइम पे, इतनी पॉपुलेशन नहीं थी। इट इज अज्यूम कि 25,000 जितने लोग कुछ सिटाडेल में रहते थे, और लोअर टाउन में 40,000 के अराउंड उनकी पॉपुलेशन थी। पॉपुलेशन अगर का एक्चुअली एग्जिस्टेंस हमें नहीं अभी हम अज्यूम कर सकते, बिकॉज काफी लंबा टाइम हो गया है और इतने फॉसिल्स भी नहीं मिले हैं कि हमें पता चले कि उसमें एक्चुअली एग्जिस्टेंस कितना था पॉपुलेशन का। बस उनके जो घर हैं, जो एक्सकवेशन में मिले हैं, उसी से पता चलता है कि शायद इतनी पॉपुलेशन हुई होगी। जस्ट ये अजम्पशन है। ओके मैम, पर ये कुछ अगर कुछ डिजास्टर क्या हुआ है तो सारी जगह पे एक ही साथ हुआ होगा, तभी तो एक ही हाँ साथ। हाँ बिल्कुल, जैसे अभी कोरोना है तो शायद उस समय भी ऐसा कुछ हो गया हो कि सबके सब हाँ। एक साथ ही सफाया हो गया हो। ओके मैम। और उस समय वो लोग इतने एडवांस भी नहीं थे ना, तो उनको मेडिसिन का इतना इन्फॉर्मेशन नहीं हो। हाँ, तो पर अगर मैम ऐसे को, हाँ, उसको पर वो एम्ब्रियो उनका नॉलेज होगा फिर ना? एम्ब्रियो कहाँ से कैसे आ गया, मैं समझी नहीं। वो आप जो मिले थे वो हाँ, स्कल्पचर। एम्ब्रियो का मतलब होता है जैसे कि प्लांट जब सीडलिंग्स में से निकलता है तो वो उसको बोला एम्ब्रियो। तो इसका मतलब उनको फार्मिंग पता थी कि जब आप सीड्स को सॉइल में डालो तो जो सबसे पहले जो निकलता है, जिसको आप लेमन अंकुर बोलते हो, जब चने को आप वो करो तो अंकुर जो निकलता है उसको बोलते हैं एम्ब्रियो में से निकलना। तो वो चीज उस पर्टिकुलर आर्टिफैक्ट में मिली है। ओके मैम। Ma'am, यस। ma'am, when we are using the word embryo, we are defining it according to the agriculture, means related to this Harappan city, or to the worship, ma'am. Because earlier we read that they thought that this earth place, when we were talking about the female deity, they told that they worship this earth as something. It was like that they plant the plant were the embryos of the earth. So हाँ, दे बोथ आर रिलेटेड, बिकॉज उनको पता था कि ये हम फार्मिंग करेंगे तो उससे हमें फूड मिलेगा। सो जैसे अभी भी आप देखो तो आप किसी ट्रीज को वर्शिप करते हो तो इसका क्या मतलब है, या आप तुलसी को वर्शिप करते हो, यानी तुलसी से आपको, देखो ये जो पूरा जो सिस्टम है ना किसी चीज को वर्शिप करने का, ये एंशिएंट वैदिक टाइम से ही ऐसा है या उसके पहले भी एग्जिस्ट करता। जिन सब चीजों से हमें कुछ रिसोर्सेज मिलते हैं जो ह्यूमन बींग्स को डायरेक्टली इनडायरेक्टली हेल्प करते हैं, हम उसको वर्शिप करते हैं। या इसके पीछे का अगर मैं फिलोसॉफिकल ये चीज हुई, अगर आप उसको साइंटिफिकली देखो तो उस रिसोर्स को हमें बचा के रखना है ताकि वो एक्सटेंड ना हो जाए। सो इसीलिए उस चीज को वर्शिप करते थे, उस चीज की वैल्यू पता हो। सेम चीज उस समय भी लोगों को रियलाइज होगा कि इस एम्ब्रियो से फिर प्लांट निकलता है, इस प्लांट से फ्रूट निकलता है, इसे हम फूड की तरह यूज करते हैं, सेरल्स निकलते हैं जो हमारा पूरा ट्रेडिंग का हमारा एक एग्जिस्टेंस है,
ये नहीं होगा तो हमारा ट्रेडिंग नहीं होगा, हमें खाने को नहीं मिलेगा, इसलिए वो उस चीज को वैल्यू करते थे और शायद इसलिए उसको वर्शिप करते थे। अभी हम गंगा की पूजा करते हैं, कोई नदी में स्नान करते हैं, क्यों किया जाता है? क्योंकि हमें उसकी वैल्यू पता है, वो एक ऐसा नेचुरल रिसोर्स है जिससे हमें कुछ मिलता है। अगर वो नहीं एग्जिस्ट करेगा तो हाउ यू विल ड्रिंक वाटर, आपकी हाउस होल्ड एक्टिविटीज कैसे होंगी? सो मेनली इसके पीछे का फंडामेंटल जो था ना, ये कोई रिलीजियस नहीं होता था, ये चीज होती थी कि इसको आपको इंटैक्ट रखना है, ये एक्सटेंट ना हो जाए, संभाल के रखना है इन रिसोर्सेज को, इसलिए वर्शिप किया जाता था। और ये एक थैंक्स गिविंग भी था कि उनको ये रिसोर्सेज मिले हैं जिसकी वजह से वो सरवाइव कर रहे हैं। सो ये बेसिकली कल्चर है, चाहे आप किसी भी प्लांट की, किसी एनिमल की, या फायर की पूजा करते हो, या सन की वर्शिप करते हो। सन की वर्शिप क्यों किया जाता है? क्योंकि अगर वो नहीं होगा तो आपको फूड नहीं मिलेगा, प्लांट्स नहीं होंगे, आपको लाइट नहीं मिलेगी, इसलिए उन रिसोर्सेज को हम एज एन थैंक्स गिविंग के लिए यूज किया जाता है और फिर उसको वर्शिप किया जाता है। ओके, मेंस में क्वेश्चन पूछा है, टू व्हाट एक्सटेंट हैज द अर्बन प्लानिंग एंड कल्चर ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन प्रोवाइडेड इनपुट्स टू द प्रेजेंट डे अर्बनाइजेशन? डिस्कस। क्या मतलब समझे आप इस क्वेश्चन से? यू कैन अनम्यूट एंड आंसर। Ma'am, in this they are relating the earlier urbanization of this Harappan city to the today's urbanization of all the modern cities, ma'am. That what were the similarities between the earlier civilization of the urban cities and today's urban cities? So what you can write in this? मैम हम ड्रेनेज सिस्टम का लिख सकते हैं। सॉरी, आप थोड़ा लाउड बोलिए निकिता। मैम इसमें ड्रेनेज सिस्टम का भी लिख सकते हैं। हाँ, ड्रेनेज सिस्टम है, रोड सिस्टम है, हाँ, फिर सब करके दरवाजा अंदर की साइड खुलते थे, वो वाला पॉइंट। हाँ, देखो इसमें आपको हर चीज बतानी है कि सिविलाइजेशन क्या था, अर्बन सेंटर कौन से थे, मोहनजोदाड़ो हड़प्पन सेंटर दो अर्बन सेंटर थे, उसके बाद टाउन प्लानिंग कैसी थी, सिटाडेल था, उसके बाद लोअर टाउन था, देन उनका डोमेस्टिक आर्किटेक्चर कैसा था, लाइक ग्रिड सिस्टम था। अभी भी आप ग्रिड सिस्टम को देखो तो इट इज नोन फॉर वेल प्लान्ड सिटी। जो वेल प्लान्ड सिटी होती है, जो सेक्टर्ड सिटीज होती हैं, उसमें इसी तरह की कंस्ट्रक्शन होता है कि सारी घर राइट एंगल पे होंगी और बीच में से रोड्स पास होती हैं कि प्रॉपर वेंटिलेशन मिले सबको। हैफेजेड कंस्ट्रक्शन नहीं होता है। ऐसा हैफेजेड कंस्ट्रक्शन मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन में हमें देखने को मिला है, यानी कि कोई भी घर कहीं भी बना हुआ है, कोई प्रॉपर प्लानिंग नहीं है। उसके बाद उनका ग्रेट बाथ था, यानी कुछ रिचुअल्स करते थे। उसके बाद आप ड्रेनेज सिस्टम बता सकते हो, फिर हर घर का सेपरेट बाथरूम होता था, ड्रेनेज के साथ कनेक्टेड, मेन ड्रेनेज के साथ कनेक्टेड। सो ये सारी चीजें है ना जो हमने जिस तरह से स्लाइड में देखा पॉइंट वाइज, ये आप पॉइंट वाइज आपको डिस्क्राइब करना है ब्रीफ में, और उसकी एक एक सिग्निफिकेंस इंपॉर्टेंस क्या थी उस कल्चर का, ये आपको बताना है। अर्बन प्लानिंग किस तरह से की जाती थी। सो आई गेस दिस क्वेश्चन वाज नॉट डिफिकल्ट। अगर आपने थरली लेक्चर को पढ़ा होगा तो यू कैन आंसर इट वेरी वेल। मैम ग्रेनरी का भी लिख सकते हैं ना कि हाँ, ग्रेनरी, हाँ, स्टोरेज। देखो अभी भी हम यूज करते हैं वो ग्रेनरीज को स्टोरेज के लिए, ताकि कोई ऐसी कंडीशन आए तो लोगों को भूखा ना मरना पड़े, तो हम ग्रेनरीज यूज करते हैं फॉर इमरजेंसी कंडीशन। मैम हाँ, Also, ma'am, coins and all. coins तो नहीं थे। सॉरी, मैं पूछ रहा हूँ कि जैसे ये पूरा का पूरा इंडस वैली सिविलाइजेशन कहलाता है, हाँ, लोथल है, हड़प्पा है, मोहनजोदारो है, और हड़प्पा के आसपास साबरमती रिवर भी थी। हाँ, तो पहले साबरमती रिवर भी इंडस वैली से ही कनेक्टेड होंगी ना? इंडस वैली से नहीं थी, जो अरेबियन सी है उससे कनेक्टेड थी। लोथल जो है वो, अगर आप गुजरात में उसका साइड देखो तो इट इज समवॉट नियरर टू ये जो गल्फ ऑफ कैम्बे है उस तरफ आता है ये।
तो वो भी इंडस वैली सिविलाइजेशन में हाँ, वो इनको सिटी, पूरी सिटी जो थी, ये मतलब ये सारे डिफरेंट डिफरेंट साइट्स, जैसे मैंने बताया ना, गुजरात के कई सारे साइट्स थे, तो शायद पूरा गुजरात रीजन भी आता हो। ये सारी साइट्स तो एक्सकवेशन से मिला है, इसके अलावा तो हमें पता नहीं ना कि और भी साइट्स हो सकती हैं। ये तो उस समय जब 1920 में उन्होंने एक्सकवेशन शुरू किया, तो ऐसे करते करते गुजरात से लेकर के राजस्थान उन्होंने एक्सकवेट किया, तो कालीबंगन करके एक प्लेस है, वहां मिला। फिर दे प्रोसीडेड टू हरियाणा, दे प्रोसीडेड टू पंजाब, तो ऐसे करके कुछ कुछ साइट्स मिली। और ये साइट्स हमें जब कैसे पता चला कि हड़प्पन को ही उसी एरा के टाइम के हैं, क्योंकि सीलिंग्स जो थी, सील्स मिले, चाहे वेट्स मिले हो, चाहे ब्रिक्स का लेंथ हो, साइज हो, सब सिमिलर था। तो इससे पता चला कि ये सारा कल्चर जो है ये पूरा इतने एरिया में एक्सपैंडेड था। और हमेशा से आप देखो, फ्यूचर आगे भी देखोगे पूरे एंशिएंट हिस्ट्री में, कि कोई भी कल्चर है या कोई भी डायनेस्टी है, हमेशा ऐसी जगह पे डेवलप होती है जहाँ पे कोई रिवर हो, क्योंकि उनको वहां पे इजिली रिसोर्सेज मिल जाएंगे। उनको वो फार्मिंग कर सकते हैं, वो ट्रेडिंग कर सकते हैं इजिली, एनिमल्स डोमेस्टिकेट कर सकते हैं, उनको हर रिसोर्स वहां से मिल जाएगा। कोई बैरन लैंड और डेजर्ट में जाकर के सिविलाइजेशन या वहां पे नहीं स्टे करेगा। तो ये एक जो आप बता रहे हो ना कि हर साइट एग्जिस्ट कर, क्यों मतलब ये साइट उसमें आती है। तो अभी लोथल के सराउंडिंग में साबरमती रिवर था, जो ड्राई हो चुका है। पहले वहां काफी बड़ी रिवर हुआ करती थी, और वो गल्फ ऑफ कैम्बे से लेकर के फिर अरेबियन सी तक जाती थी। ओके। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, the ancient civilization in Indian subcontinent differed from those of Egypt, Mesopotamia and Greece, in that its culture and traditions have been preserved without a breakdown to the present day. Comment. क्या मतलब समझे आपने इसका? Ma'am, means in this the civilization, ancient civilization which took place in Harappan cities, all these Harappan areas were different from that of the civilization that took place in Egypt, Mesopotamia, and the main difference was that the culture and tradition of these Mesopotamia and Greece are still preserved over there, but we have seen a lot of changes in the tradition and culture from the Indus Valley civilization till now, ma'am. हाँ, सो वो कौन कौन से, इसमें आप क्या लिखोगे? लाइक उन्होंने बताया है कि इजिप्शियन कल्चर और मेसोपोटामियन कल्चर में जो ट्रेडिशंस थे, जो कल्चर था, एज कंपेयर टू दैट जो इंडस वैली का जो सिविलाइजेशन का कल्चर एंड ट्रेडिशन है, इट इज इंटैक्ट, इट इज प्रिजर्व्ड, एज यू कैन सी, इट इज प्रिजर्व्ड विदाउट अ ब्रेकडाउन टू द प्रेजेंट डे, यानी वो कल्चर अभी तक एग्जिस्ट करते हैं। सो इन दैट व्हाट यू कैन राइट, आपको कमेंट करना है, तो आपको कौन कौन से पॉइंट्स लिखने पड़ेंगे? कौन से पॉइंट्स ये जस्टिफाई करते हैं? जैसे कि इजिप्ट में रिलीजियस प्लेसेस वगैरह थे, और इंडियन सिविलाइजेशन में वो मतलब इनमें बिलीव नहीं करते थे, और सिर्फ फीमेल डाइटी और मेल डाइटी में बिलीव करते थे, रिलीजियस प्लेसेस नहीं थे। हाँ, बट आप क्वेश्चन अभी समझे नहीं। क्वेश्चन में पूछा है कि इजिप्शियन और मेसोपोटामियन कल्चर का जो ट्रेडिशन थे वो यानी अभी तक प्रिजर्व नहीं है, बट इंडस वैली के कल्चर और ट्रेडिशन अभी तक प्रिजर्व है। अभी तक प्रिजर्व है यानी कि वो ट्रेडिशंस अभी भी फॉलो होते हैं। हमने हम लेक्चर के लोग टाइम लॉकिंग और अनलॉकिंग गेट वाला लिख सकते हैं? नहीं, यहाँ ट्रेडिशन की बात हो रही है। हमने जब लेक्चर पढ़ा था, जब स्लाइड्स देखते थे, तो मैं आपको बीच बीच में बता रही थी कि ट्रीज का वर्शिप करते थे, हम भी करते हैं। हाँ, बीस्ट का वर्शिप था। हाँ, फिर गॉडेस का था, फिर वो रिवर में माने कोई भी लेक में नहाने जाने अभी भी का वो ट्रेडिशन है। यस, मदर अर्थ को ऐसे मदर, हाँ, ट्रीज को वर्शिप करते थे, हम भी करते हैं, अभी भी करते हैं। नेचर को वर्शिप करते थे, हाँ, वो वाला मदर अर्थ वाला। यस,
अब समझे कि क्या लिखना है हमें। तो जैसे कि वो दे वर स्केर्ड ऑफ इविल स्पिरिट्स एंड गोस्ट, अभी भी वो चीजें एग्जिस्ट करती हैं। दे यूज्ड टू वेयर एमुलेट्स, अभी भी पहनते हैं ना लोग। यस, दिस कल्चर इज स्टिल देयर, चाहे वो अंधविश्वासी हो, बट इट इज प्रिजर्व्ड इन द सोसाइटी। फिर वो मदर मैं को एस वाला के वो शायद प्रिजर्व करते थे डेड बॉडी को वो फायर करने के बाद। हाँ, वो भी था उस समय। देखो वो एक वो तो उनकी एक थियरी थी कि पॉट के अंदर एशेस मिले हैं, तो शायद वो अपने एंसेस्टर के एशेस को स्टोर करते थे, ये थियरी थी। दूसरा था कि शायद एज ए हीटर यूज करते थे। अभी भी वो सिस्टम है। अगेन जो हमने पढ़ा था कि आफ्टर लाइफ में बिलीव करते थे, अभी भी लोग आफ्टर लाइफ में बिलीव करते हैं। एंड कई सारे यस, प्लेसेस पे अब पहले भी, जब आपको अगर जानने को मतलब इट विल बी सरप्राइज, यू विल सरप्राइज टू नो कि अभी इंडिया में जैसे कि ऑर्गन डोनेशन किया जाता है, तो दे आर रिलक्टेंट, पीपल आर रिलक्टेंट, क्योंकि वो ऐसा मानते हैं कि जो ऑर्गन्स डोनेट कर दिया जाएगा तो आफ्टर लाइफ में उसको वो ऑर्गन्स के बिना वही पैदा होगा, इसलिए ऑर्गन्स लोग डोनेट नहीं करना चाहते हैं। सो ये जो बिलीफ है आफ्टर लाइफ का, ये अभी भी एग्जिस्ट करता है, उस समय भी एग्जिस्ट करता था। एंड पहले के लोग भी, जैसे मुझे भी मालूम है कि मेरे हमारे दादाजी बताते थे, उनके भी पहले जो उनके एंसेस्टर्स थे वो फायर जब मतलब यार हिंदू, तो उस समय जो फाइनल जो रिचुअल्स होते थे किसी की डेथ के बाद, तो दे यूज टू प्रोवाइड ऑल दीज एम्यूनिटीज, जैसे उसको ज्वेलरीज पहनाते थे या कुछ उसके हाउस होल्ड की ऐसी कोई चीजें वो रखा जाता था। वो ऐसा मानते थे कि आफ्टर लाइफ में इसको ये यूज में आएगा। बट ग्रेजुअली ये सब चीजें फिर चली गई, या लोगों के पास इतने रिसोर्सेज नहीं है, तो वो ये अभी ट्रेडिशन नहीं करते हैं, बट इट डू एग्जिस्ट इन आवर कल्चर। तो ये सारी चीजें हैं। तो आप अलग अलग पॉइंट्स लिख सकते हो, वेयरिंग ऑफ एमुलेट्स, बिलीविंग, ये जो ऑर्थोडॉक्स उनका जो थिंकिंग है, सुपरस्टिशन है। देन आफ्टर लाइफ का हो गया, वर्शिपिंग ट्रीज, वर्शिपिंग एनिमल्स, वर्शिपिंग, टेकिंग बाथ इन होली रिवर, अभी भी हम करते हैं। अगर कोई भी ऑस्पिशियस ओकेजन होता है तो रिवर में बेदिंग किया जाता है। मकर संक्रांति के ही समय किया जाता है, या कुंभ मेला होता है तब आप करते हो। तो ये सारा जो रिचुअल है ये अभी भी एग्जिस्ट करता है। अभी Ma'am, क्लियर but है? हाँ, ma'am, but contradictory to this, there are some of the rituals which were followed earlier in this Indus Valley civilization. They are changed now, na ma'am. According to our rituals, the rituals now what we are performing, they weren't worshipping the gods in the temples, and now when we see there from each and every after each and every kilometer, we हाँ, will find a temple or हाँ। so. ये कल्चर So उससे थोड़ा सा डिफरेंट हो गया कि हम अपने आइडल्स को टेम्पल में रखने लगे, पैलेसेस बनाने लगे। सो अकॉर्डिंग टू मी वी हैव बिकम मोर ऑर्थोडॉक्स एज कंपेयर टू इंडस सिविलाइजेशन। So ma'am, when we are writing about this, so we have to even mention the negative, means the consequences of that, means what haven't what have, when we are mentioning about what haven't changed, we are writing that what were practiced earlier and they are still practiced now. So ma'am, we when we are writing this answer, we also have to mention about that what have changed. No, we have not to write this what has changed, because the question में पूछा है कि the traditions and cultures which are preserved without a breakdown to the present day, यानी कि कोई changes नहीं आया है, same culture है। ओके, Okay ma'am. क्वेश्चन में Yes, तो ma'am. ये पूछा है कि उनका कल्चर और हमारा कल्चर अभी तक इंटैक्ट है, सेम चीजें हैं। तो वो आपको कमेंट करना है कि कैसे वो सारा जो कल्चर है, ट्रेडिशन है, अभी तक एग्जिस्ट कर रहे हैं विदाउट एनी चेंज। Okay ma'am. ओके, और किसी को कोई डाउट है? दिस इज द मैम एंड ऑफ द लेक्चर, आप डाउट पूछ लीजिए। मैम हाँ, जब ये एंड हुआ हड़प्पन संस्कृति का, उसके बाद जो संस्कृति आई होगी तो हाँ। उसने कहाँ से सीखा होगा ये सब कि जो हम अभी तक प्रिजर्व कर रखे हैं सारा हाँ, जो। देखो ह्यूमंस का कैसा है कि जब वो इवॉल्व होते, जब उनको कंडीशंस आती है तो दे यूज देयर ब्रेन,
और जैसे जैसे जितना ब्रेन यूज करते हैं उनके आसपास जो भी रिसोर्सेज है, जो भी उनको फैसिलिटीज दिख रही हैं, तो अब जैसे आप एवोल्यूशन ऑफ ह्यूमंस भी देखो, एप्स से होमो इरेक्टस बना, होमो सैपियंस बना, तो जितना वो ब्रेन का अगर एप्स को देखो तो उनका ब्रेन कम होता है, उसकी साइज भी छोटी है, लेकिन जिस तरह से वो ब्रेन को यूज करते गए, सोचते गए, तो उससे ब्रेन की साइज बढ़ती जाती है, और जब उससे साइज बढ़ती है तो ही हैज द पावर ऑफ लॉजिक, ही हैज द पावर ऑफ रीजनिंग, तो उसके आसपास वो रिसोर्सेस को यूज करता है हिट एंड ट्रायल मेथड से। जैसे हमने पहले बताया कि मैंने कि क्यूरियोसिटी स्ट्रीम करके जो ऐप है उसमें बताया कि उनको फार्मिंग कैसे सूझा, तो उन्होंने कुछ खा के फेंक दिया तो प्लांट निकल गया, तो उनको पता चला ओके ऐसे प्लांट हम कर सकते हैं, ग्रो कर सकते हैं, तो जो चीज उसको अच्छी लगती थी वो ग्रो करने लगा। फायर से उसको पता चला कि इससे हमें हीट मिलता है। कभी वो वाइल्ड एनिमल से भाग रहे होते हैं तो केव्स में जाते हैं तो उनको वार्म लगता है, तो उनको पता चला कि अच्छा ऐसे घर बनाया जा सकता है। सो ये सारी चीजें उसके साथ जो जो इंसिडेंट्स होते गए, सेम चीज उसके बाद भी जो सिविलाइजेशन आया, उसको वैदिक कल्चर है या बाकी की जो डायनेस्टीज आई, कैसे उसको पता चला, तो वो जिस जिस चीज रिसोर्सेज की सराउंडिंग में था वो उनको वो यूज करता गया, एक्सपेरिमेंट करता गया, तो उनको धीरे धीरे वो एडवांस होते गए। अब अभी आपको कैसे पता है कि मोबाइल कैसे यूज करना है, लैपटॉप कैसे यूज करना है, आप किसी ने इन्वेंट किया फिर आपने उसको यूज किया, नोबडी हैज टॉट यू। तो इसी तरह से ह्यूमन जो बीइंग्स हैं, दे हैव लॉजिकल एंड रीजनिंग पावर, इसी वजह से दे आर डिफरेंट फ्रॉम एनी अदर एनिमल। मैम एक और क्वेश्चन है। हाँ जो ये सी ट्रेड था हाँ हमारा हड़प्पन संस्कृति का, सॉरी, तो उसमें बोले हैं कि लॉक एंड की वाला जो आइडिया था, तो मैम ये हो सकता है ना कि जो भर्ती आती थी, भर्ती और ओट, जो मून के मूवमेंट और ग्रेविटेशनल से जो भर्ती ओट आती है सी में, हाँ, टाइड्स बोलते हैं उसको। हाँ, तो मैम वो टाइड्स का कॉन्सेप्ट हो सकता है ना कि जब भर्ती हाँ आती थी अंदर आ गया, फिर लॉक कर दिया, फिर जब ओट्स आती थी तो पानी की शक्ति भी बह गया। हाँ, तो हार्बर उसी जगह पे इन्होंने बनाया था, डॉकयार्ड उसी प्लेस पे बनाया था जहाँ पे इनको पता था कि हमेशा हाई टाइड्स आती है, ऐसे ही कहीं पे भी नहीं बनाते हैं। सो इसका मतलब कि उनको हाइड्रोलिक्स का, उनको मरीन इंजीनियरिंग का, उनको टाइड्स का नॉलेज था, तो बिट साइंटिफिक नॉलेज था उनको। ओके, और किसी को कोई डाउट है? मैम, यस, what should be the main source for ancient history? सोर्स फॉर रीडिंग Yeah. ओल्ड एनसीईआरटी है इसके लिए, सबसे बेस्ट जो बुक है ओल्ड एनसीईआरटी है। और अगर आप न्यू एनसीईआरटी भी पढ़ते हैं तो न्यू एनसीईआरटी से आपको बहुत बेसिक नॉलेज मिल जाएगा 6 से 12 तक का। फिर आपको और एडवांस चाहिए तो उसके लिए आप ओल्ड एनसीईआरटी 11-12 का पढ़िए, एंड उसके बाद भी उसको जस्टिफाई करने के लिए अदर रिसोर्स है। फिर आर.एस. शर्मा की बुक है एंशिएंट हिस्ट्री बाय आर.एस. शर्मा। Okay, ma'am. Any other doubt? किसी को और कोई डाउट है? Can I conclude this lecture? Yeah, conclude it, please. Okay, thank you so much. Thank you, ma'am.